कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के किसी गांव का सीन देखते हैं। ताइची नाम का एक हैंडसम सा दिखने वाला आदमी आज पहली बार इस गांव में आया है। वो सियोल सिटी के किसी बड़े कॉलेज में लिटरेचर का प्रोफेसर है, लेकिन फिलहाल किसी वजह से उसे सस्पेंड किया गया है और इसीलिए वो कुछ दिनों तक इस गांव में रहकर नाइट क्लासेस लिया करेगा। यहाँ बस स्टॉप पर खड़ा होकर वो यही सोच रहा था कि ये गाँव देखने में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा बोरिंग भी नजर आता है। तो किसी भी तरह ताइची को इस गाँव में उतने दिन तो काटने ही होंगे जब तक कि उसका सस्पेंशन खत्म ना हो जाए। इसके बाद वो एक स्टोर के बाहर खड़ा होकर कैब का इंतजार करने लगता है। इसी बीच उसके बगल में 19-20 साल की कोई लड़की आकर खड़ी होती है। वो ताइची को बहुत उत्सुकता भरी हुई निगाहों से देख रही थी, जिसकी वजह ये थी कि उसने आज से पहले इस छोटे से गांव में सूट बूट पहना इतना हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा। वो ताइची की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है और इसीलिए यहाँ से जाते समय भी वो अपनी निगाह उससे नहीं हटा पा रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई कैब वहां नहीं आती तो वो पैदल ही अपने उस घर की तरफ जाने लगता है जो उसने कुछ दिनों के लिए रेंट पर लिया है। इसके बाद ताइची उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे क्लासेस लेनी थी और हम देखते हैं कि उसके ज्यादातर स्टूडेंट ओल्ड एज लोग हैं। प्रोफेसर होने के साथ साथ ताइची एक राइटर भी है और लव स्टोरी पर बेस्ड उसकी एक नॉवेल पब्लिश भी हो चुकी है। ताइची इन लोगों को सिखाने की कोशिश करता है कि लव स्टोरीज कैसे लिखी जाती हैं। वो कहता है कि ऐसी कहानियों को लिखने के लिए इंसान का दिल जवान होना चाहिए, भले ही वो उम्र में बूढ़ा हो चुका हो। ताइची के इन बूढ़े स्टूडेंट्स को उसकी बातें काफी पसंद आती हैं और अपनी पहली ही क्लास से वो यहाँ पॉपुलर होने लगा था। अगले सीन में हम सूजिन नाम की उस लड़की को देखते हैं जो आज सुबह बस स्टैंड के पास खड़े होकर ताइची को घूर रही थी। वो रात के समय अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ लौटती है। सूजिन का उसकी गूंगी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। सूजिन की माँ चाहती है कि वो किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन सूजिन का मानना था कि वो बिना किसी से प्यार किए शादी नहीं कर सकती। वो किसी अम्यूजमेंट पार्क में एक छोटी मोटी सी नौकरी करती है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए उसने काफी सारे सपने सजा रखे हैं। अगले दिन इत्तेफाक से ताइची उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात सूजिन से होती है। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। सूजिन को तो वो पहली नजर में ही पसंद आ गया था और अब उसके बारे में जानने के बाद वो ताइची की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी। इसके बाद रात के समय जब वो पढ़ाने के लिए उस क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि सूजिन इस क्लास में पहले से ही मौजूद थी। लेक्चर के दौरान ताइची का टीचिंग स्टाइल देखकर वो उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। इस क्लास के खत्म होने के बाद ये सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ पर भी सूजिन अपनी नजरें ताइची से नहीं हटा पा रही थी और अब ताइची भी इस बात को समझ चुका था कि शायद ये लड़की उसे चाहने लगी है। डिनर के बाद सूजिन अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी तो ताइची भी उसे रास्ते में मिलकर ज्वाइन करता है। वैसे तो सूजिन का घर उससे पहले पड़ता था, लेकिन फिर भी वो ताइची को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है। असल में सूजिन ये देखना चाहती थी कि ताइची का घर कहाँ पड़ता है और इसीलिए वो उसको उसके घर तक छोड़ने गई। ताइची के घर के अंदर जाने के बाद भी सूजिन वहाँ छुपकर खिड़की से ताइची को देख रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी हद तक अब ताइची के प्यार में पड़ चुकी थी। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रात को सोते समय भी सूजिन को अपने सपनों में भी अब ताइची दिखने लगता है। वो इन सपनों में ताइची को अपने साथ देखकर इतनी ज्यादा खुश थी कि वो चाहती ही नहीं थी कि ये सपना कभी खत्म हो। फिर अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क के बाहर इन दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होती है। ताइची भी अब सूजिन को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर करता है। वो कहता है कि वैसे तो ये गाँव मुझे पसंद है, लेकिन मैं यहाँ काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसके जवाब में सूजिन उससे कहती है कि तुम्हारे बोर होने की वजह यह है कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, तो जल्द से जल्द तुम्हें अपने लिए यहाँ कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए। अब कहीं ना कहीं सूजिन की तरफ से ताइची के लिए ये एक इशारा था। इसके बाद रात के समय ये दोनों ताइची के घर पर ड्रिंक करते हुए कुछ बातें कर रहे थे। ताइची उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसीलिए कुछ दिनों का ब्रेक लेने के लिए वो इस गाँव में आया है। सूजिन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे आसपास रहते हुए तुम्हारी बातें सुनना पसंद है। यानी कि सूजिन अपनी तरफ से ताइची को बराबर हिंट दिए जा रही थी। इसी समय ताइची के फोन पर एक कॉल आता है। इस कॉल के दूसरी तरफ उसकी 11 साल की बेटी लिली थी। वो ताइची से कहती है कि कल छुट्टी का दिन है, तो आज रात तो आपको अपने घर यानी सियोल सिटी वापस आना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ताइची पहले से ही शादीशुदा है और फिलहाल उसकी वाइफ किसी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। इसके बाद वो सियोल जाने वाली आखिरी बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड आता है, लेकिन सूजिन चाहती थी कि वो आज रात यहाँ से ना जाए। ताइची उसकी बात को नजरअंदाज करके बस में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद जब ये बस चलने लगती है तो सूजिन भी मायूस होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से वो देखती है कि ये बस रुक चुकी है और ताइची उस बस से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बिना पल के झपकाए लगातार देखते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत था कि अब इन दोनों के बीच की सारी झिझक खत्म हो चुकी है। ताइची सूजिन को साथ लेकर अपने घर पर जाता है और यहाँ आखिरकार सूजिन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। ताइची भी अब खुद को नहीं रोकना चाहता था और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं।
इधर जब पूरी रात बीतने के बाद भी ताइची अपने घर वापस नहीं आता तो उसकी वाइफ ये बात समझ जाती है कि जरूर उसे वहाँ भी कोई लड़की मिल चुकी होगी। असल में ताइची की वाइफ उसकी इस आशिक मिजाज हरकतों से काफी परेशान रहती है। ताइची और सूजिन एक दूसरे के साथ अब काफी कंफर्टेबल हो चुके थे। फिर एक रात ये दोनों घूमते हुए अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हैं। काफी ज्यादा रात होने की वजह से फिलहाल इन दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। एक झूले में बैठकर कुछ देर तक बातें करने के बाद ये दोनों एक बार फिर से अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिना किसी शर्मो हया के उसी झूले के अंदर ही इंटीमेट होने लगते हैं। इन दोनों को ऐसा करते हुए इस जगह का वॉचमैन देख लेता है और अब क्योंकि ये गांव काफी छोटा है तो ये बात तो किसी जंगल में आग की तरह फैलनी ही थी। कुछ ही दिनों के अंदर इस गांव के ज्यादातर लोगों को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था। जगह जगह अब इन दोनों की ही चर्चा होने लगी थी और इसी वजह से सूजिन की माँ को भी ये बात पता चल जाती है। इन दोनों के बीच का ये सच जानकर वो काफी परेशान थी, लेकिन सूजिन को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताइची के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। फिर एक दिन वो सूजिन को अपने साथ लेकर सियोल सिटी जाता है। सूजिन शायद इस शहर में पहली बार आई थी तो ताइची उसे पूरे दिन यहाँ वहाँ घुमाते हुए काफी सारी शॉपिंग भी करवाता है। इसके बाद वो स्ट्रीट पर बैठे किसी स्केच आर्टिस्ट से सूजिन का एक स्केच बनवाकर उसे गिफ्ट भी करता है। इन सारी बातों से सूजिन बहुत ज्यादा खुश थी। वो यहाँ से अपने गांव वापस लौटते समय वो ताइची से कहती है कि ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा दिन था। फिर गांव लौटकर अपने घर जाने के बजाय वो ताइची के घर पर ही रुक जाती है। इधर सूजिन की माँ इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि उसकी बेटी एक शादीशुदा इंसान के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ताइची और सूजिन का इंटीमेट रिलेशनशिप इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक दिन ताइची के पास उसके किसी कलीग का फोन आता है। उससे बात करने के बाद वो सूजिन को बताता है कि उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए यहाँ पास के ही एक कैफे में आया हुआ है। फिर ताइची उस आदमी से मिलने के लिए उस कैफे में जाता है। थोड़ी बहुत देर इधर उधर की बातें करने के बाद ये ताइची को बताता है कि तुम्हारे ऊपर जो स्टूडेंट्स को हैरेसमेंट करने के आरोप लगे थे, मैंने काफी हद तक तुम्हें उन आरोपों से बचा लिया है। तो अब कॉलेज ने तुम्हारा वो सस्पेंशन भी कैंसिल कर दिया है। अब तुम चाहो तो सियोल वापस आकर कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि ताइची एक वुमनाइजर किस्म का आदमी रहा है जिस पर पहले भी उसके कॉलेज की लड़कियों को हैरेस करने के आरोप लग चुके हैं। इधर सूजिन अभी भी ताइची के घर पर ही थी। उसने उसके लिए काफी सारा खाना भी बनाया था। इसी समय उसके पास ताइची का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज रात घर वापस आने में उसे काफी लेट हो जाएगा, इसलिए सूजिन उसका इंतजार ना करे और अपने घर चली जाए। ये मैसेज पढ़कर वो काफी मायूस हो जाती है और उस खाने को ढककर वहां से अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह जब वो ताइची से मिलने के लिए उसके घर पर आती है तो देखती है कि कल रात का सारा खाना बाहर कचरे में पड़ा हुआ था। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाकर ताइची से मिलती है तो उसे पता चलता है कि ताइची इस गांव से वापस जाने की तैयारी कर रहा है। वो सूजिन का दिल रखने के लिए कहता है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने के लिए इस गांव में आया करेगा। सूजिन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ताइची के इस बच्चे को रखना चाहती है। उसकी बात को सुनकर ताइची काफी शॉक होता है। वो सोचने लगता है कि अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक ऐसे लफड़े से बाहर निकला हूँ तो अब ना चाहते हुए भी फिर से किसी ऐसी चीज में नहीं फंसना चाहता। वो सूजिन से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने ये बच्चा रखा तो इससे हम दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वो किसी तरह सूजिन को कन्विंस करके उसे अपने साथ शहर लेकर आता है। इसके बाद वो अपने जान पहचान के किसी हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन करवा देता है। इस बच्चे को गिराने की वजह से सूजिन काफी दुखी थी, लेकिन ताइची का प्यार पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुछ दिनों तक उसी हॉस्पिटल में रहने के बाद वो एक दिन डिस्चार्ज होकर अपने गाँव वापस लौटती है। गाँव वालों के साथ साथ सूजिन की माँ को भी ये बात पता थी कि उसकी बेटी शहर क्या करने गई थी और इसीलिए वो रोते हुए उस पर अपनी सारी भड़ास निकालती है। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही ताइची की यादों में अपनी जिंदगी काटती है, लेकिन जब काफी दिनों तक ताइची उससे मिलने के लिए यहाँ नहीं आता तो सूजिन उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है। वो किसी तरह उसे समझा बुझाकर यहाँ से वापस जाने को कहता है। सूजिन भी उसकी बातों से कन्विंस होकर यहाँ से चली जाती है। ताइची का दोस्त इन दोनों को साथ में देख लेता है। वो ताइची को समझाता है कि अभी अभी ही तुम एक ऐसे लफड़े से बाहर निकले हो तो जितना ज्यादा हो सके इन चीजों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अगली बार तुम पर कोई इल्जाम आया तो मैं भी तुम्हें इस नौकरी को खोने से नहीं बचा सकता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और ताइची उससे मिलने के लिए कभी गाँव नहीं जाता। सूजिन की माँ अपनी बेटी की चिंता में बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। फिर एक रात जब वो खाना पकाते समय ताइची के बारे में सोच रही थी तो उसी समय उसे अपने घर के बाहर ताइची खड़ा हुआ नजर आता है। वो जल्दी से बाहर जाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है, लेकिन ताइची उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि हमारे बीच का ये रिश्ता अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो उसे भूल जाए। सूजिन को ताइची का ये रूप देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उन पैसों को ताइची के ऊपर फेंकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ के अलावा तुमसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता बस पहले जैसा ही बना रहे। वो उसे अपना प्यार जाहिर करने के लिए किस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन ताइची उसे झटक कर अपने से दूर कर देता है। इसी समय ये दोनों देखते हैं कि सूजिन के घर में आग लग गई है, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो किचन की गैस बंद करना भूल गई थी।
वो अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ती है। ताइची भी उसकी मदद के लिए वहां जाना चाहता था, लेकिन इसी वक्त उसके पास उसकी बेटी लिली का कॉल आता है। वो रोते हुए अपने फादर से जल्द घर वापस आने को कहती है। वो सूजिन की कोई मदद किए बिना तुरंत ही अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ पहुंचकर ताइची को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। पड़ोसियों को लगता है कि उसकी वाइफ ने अपनी बीमारी की वजह से सुसाइड किया होगा, लेकिन ताइची की बेटी इस बात को अच्छे से जानती थी कि उसके फादर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही उसकी माँ ने ऐसा किया। इसके कुछ दिनों बाद वो सूजिन को देखने के लिए उसके घर पर जाता है। वो देखता है कि ये घर अब पूरी तरह से जल चुका था, तो समझ जाता है कि सूजिन भी अपनी माँ के साथ अब मर चुकी है। ताइची को अब इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसकी गलतियों की वजह से उसकी वाइफ के साथ साथ सूजिन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और इसके बाद यहाँ से 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ताइची अब एक बड़ा राइटर बन चुका है और उसकी पिछली नॉवेल बेस्ट सेलर होने की वजह से उसके पास अब अच्छा खासा पैसा भी आने लगा है। अचानक से मिले इस फेम और पैसे की वजह से वो पूरी तरह से अब एक अय्याश आदमी बन चुका है। फिलहाल उसकी पूरी जिंदगी अब नशा, गैम्बलिंग और जवान लड़कियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अय्याशी से भरी हुई इस जिंदगी को जीने के पीछे उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो किसी भी तरह अपने पास्ट को भुलाना चाहता है। यहाँ देखने वाली बात यह थी कि वो अपनी वाइफ को इतना मिस नहीं करता जितना वो आज भी सूजिन को करता है। ताइची को लगता है कि इन 8 सालों में उसकी लाइफ में काफी सारी लड़कियां आईं, लेकिन सूजिन के जितना प्यार करने वाली उसे कभी कोई नहीं मिली। आवारा किस्म की इस लाइफस्टाइल में वो इतना ज्यादा डूब चुका है कि चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकता। गैम्बलिंग की आदत की वजह से उसके ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी हो रखा है। इतने लंबे समय तक चली इस खराब लाइफस्टाइल की वजह से उसे डायबिटीज जैसी बीमारी भी हो चुकी है। ताइची को यह महसूस होने लगा है कि उसकी नज़र समय से पहले ही कमजोर होती जा रही है और दिन ब दिन उसके देखने की क्षमता कम होती जा रही है। एक फेमस राइटर होने की वजह से भले ही इस देश के यंगस्टर्स उसे पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बेटी लिली की नज़र में वो एक वाहियात आदमी है। वो आज भी अपने बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर एक दिन वो अपने आंखों का चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहती है कि डायबिटीज और खराब लाइफस्टाइल की वजह से दिन ब दिन उसकी आंखों की रेटिना खराब होती जा रही है, तो इतनी जल्दी तो वो अंधा नहीं होने वाला, लेकिन अगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्द उसे पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ ताइची की नजरें और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थीं और फिलहाल तो आलम यह है कि वो किसी का भी चेहरा देखकर पहचान नहीं पाता। फिर एक दिन उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए सूजिन यहाँ पर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूजिन उस रात उस आग में जलकर नहीं मरी थी, लेकिन आंखें खराब होने की वजह से ताइची उसे नहीं पहचान पाता। वो ताइची को अपना कुछ अलग नाम बताते हुए कहती है कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और कल ही यहाँ रहने के लिए आई हूँ। कुछ ही दिनों के भीतर वो ताइची की बेटी लिली से भी दोस्ती कर लेती है और यहाँ उसे ये पता चल जाता है कि लिली अपने बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन सूजिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की फैन हूँ और उनकी लिखी हुई नॉवेल्स को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। वो ताइची के घर पर अब रोज आने जाने लगती है और राइटिंग के काम में उसकी हेल्प भी करती है। फिर एक दिन वो ताइची को अपने पहचान के किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी आंखें पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़े ऑपरेशन से पहले तुम्हें महीने भर तक इन दवाइयों को खाना होगा। इन अंधेरों के बीच ताइची को उम्मीद की एक रोशनी नजर आती है और वो सूजिन की हेल्प से इन दवाइयों को खाना शुरू कर देता है। ताइची की बेटी लिली इस बात को ऑब्जर्व करती है कि सूजिन उसके फादर के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों तक इन दवाइयों को खाने के बाद तो ताइची की आंखें अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो डॉक्टर उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी और फिलहाल ताइची के पास अब इतने ज्यादा पैसे बचे नहीं थे। तो पैसों का इंतजाम करने के लिए वो फिर से उसी गैम्बलिंग हाउस में जाकर जुआ खेलने लगता है। शुरुआत के कुछ गेम्स जीतने की वजह से वो थोड़े बहुत पैसे तो बना लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो लगातार ही एक के बाद एक सारे गेम हारने लगता है और अब ताइची के लाए हुए सारे पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। तो वो इस गैम्बलिंग हाउस के मैनेजर चोई से बात करके अपने घर की प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर काफी सारा लोन लेता है, लेकिन इसके बाद भी उसका लक कुछ काम नहीं आता और बारी बारी से वो इन सारे पैसों को भी हार जाता है। इधर घर पे लिली को अपने फादर के वार्डरोब में सूजिन का वो स्केच मिलता है जो ताइची ने 8 साल पहले उसके लिए बनवाया था। वो सोचने लगती है कि मेरे फादर के पास सूजिन की इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है और अब उसका सूजिन को लेकर डाउट और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। फिर उस रात वो देखती है कि सूजिन उसके फादर को सीड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी और अब उसे ये समझ आ चुका था कि जरूर ये लड़की किसी साजिश को अंजाम देने के लिए ही यहाँ पर आई है। फिर एक दिन उस गैम्बलिंग हाउस का मैनेजर चोई ताइची के घर पर आता है। वो ताइची से कहता है कि या तो तुम मेरा पूरा पैसा चुकाओ वरना फिर इस घर को मेरे नाम करो, लेकिन इसी बीच उसकी बेटी लिली यहाँ पर आ जाती है। वो लिली को देखने के बाद अपना इरादा बदल देता है और फिर अगले दिन वो वापस यहाँ पर आकर
कुछ नए पेपर्स पर जबरदस्ती ताइची का अंगूठा लगवा लेता है। इन पेपर्स पर लिखा हुआ था कि अपना कर्जा ना उतार पाने की वजह से ताइची अपनी बेटी लिली का सौदा इन लोगों के साथ कर रहा है और इसके कुछ ही घंटों बाद चोई के आदमी उसकी बेटी को किडनैप भी कर लेते हैं। अपनी जिंदगी में ये सब कुछ होता देख ताइची काफी डिप्रेशन में चला जाता है। ताइची की यह हालत देखकर सूजिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था और इसीलिए वो अभी भी ताइची के साथ ही रह रही थी। 8 साल पुराना अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ताइची के खाने में कुछ सड़ी हुई चीजें मिलाकर उसे खिलाती है। फिर एक दिन वो ताइची को नहलाते समय उसे अपनी असलियत बता देती है। वो कहती है कि मैं वही सूजिन हूँ जिसकी तुमने 8 साल पहले जिंदगी खराब कर दी थी। वो ताइची को उसकी 8 साल पुरानी सारी गलतियां याद दिलाती है कि किस तरह वो उसे उस जलते हुए घर में छोड़कर चला आया था। सूजिन की ये बातें सुनकर ताइची बुरी तरह से शॉक होता है। वो कहती है कि अब तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, ना तो तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी बची है और ना ही तुम्हारी बेटी, और अंधे होने की वजह से अब तुम पूरी तरह से मुझ पर ही डिपेंड हो। चोई और उसके आदमियों ने तुम्हारी बेटी को किडनैप करके मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी और तुम्हें इसी तरह से जिंदा रहकर अपने आगे की जिंदगी को नरक बनते हुए देखना है। ताइची अब पूरी तरह से टूट चुका था और वो सूजिन के सामने सिवाय रोने के कुछ भी नहीं कर पाता। फिर अगली रात ताइची को पास के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो वहां जाकर उन आवाजों को सुनता है तो समझ जाता है कि सूजिन किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी वही आंख का डॉक्टर है जिसके पास वो ताइची को उसका इलाज करवाने के लिए लेकर गई थी। ताइची को इन सारी बातों का काफी दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। असल में सूजिन ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, बल्कि वो किसी भी हाल में ताइची को ज्यादा से ज्यादा दुख पहुंचाना चाहती थी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ताइची की आंखें खराब होने के पीछे भी सूजिन का ही हाथ था। उसने अपने इस डॉक्टर फ्रेंड और चोई की हेल्प से गैम्बलिंग के दौरान उसके ड्रिंक में ऐसी दवाएं मिलाती रही जिससे उसकी आंखों की रेटिना खराब होती चली गई। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो ताइची की जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहती और इसी घर में रहकर उसे तड़पते हुए देखना चाहती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इस कहानी में ट्विस्ट आता है और ताइची की बेटी लिली वापस आ जाती है। सूजिन उसे जिंदा देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि चोई ने तो उसे यही बताया था कि लिली अब मर चुकी है। ताइची अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और ये तीनों फिर से एक साथ उसी घर में रहने लगते हैं। लिली अपने फादर को सूजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये प्लान बना चुकी थी कि उसे किस तरह से सूजिन से बदला लेना है। यहाँ फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चलता है कि चोई ने लिली को किडनैप करने के बाद उसे अपने बॉस को बेच दिया, जो कि एक बहुत ही अमीर बूढ़ा आदमी है। लिली ने उस बूढ़े आदमी की सारी बातें मानी और उसे हमेशा खुश रखा। फिर एक दिन उस आदमी ने लिली से पूछा कि उसे बदले में क्या चाहिए, तो लिली ने उस आदमी से सिर्फ इतना ही मांगा कि उसे किसी भी तरह सूजिन से बदला लेना है। लिली इस बात को समझती है कि उसके फादर की वजह से सूजिन की जिंदगी खराब हुई थी और इसीलिए सूजिन का उसके फादर से बदला लेना जायज था। लेकिन ताइची से बदला लेने के चक्कर में उसने उसकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसीलिए अब लिली को भी पूरा हक बनता है कि वो सूजिन से इस बात का बदला ले। वो सूजिन से कहती है कि तुमने मेरे फादर की आंखें खराब करी, इसलिए अब तुम्हें ही उन्हें अपनी आंखें देनी होंगी। सूजिन इस बात को समझ जाती है कि वो अपने ही खेल में फंस चुकी है और अब वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकती। इस आई ट्रांसप्लांट से पहले वो आखिरी बार ताइची से जाकर मिलती है। ताइची को इस बात का पता नहीं था कि उसे सूजिन की ही आंखें मिलने वाली हैं। वो सूजिन के सामने अपनी सारी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद वो सूजिन को लेने के लिए उसके गांव गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि सूजिन भी अपनी मां के साथ मर चुकी है। आगे वो ये भी कहता है कि उसकी आंखें ठीक होने के बाद वो सूजिन से शादी करना चाहता है, क्योंकि पिछले 8 सालों में वो कभी भी सूजिन को भुला नहीं पाया। ताइची की ये बातें सुनकर सूजिन को भी अब अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। उसे एहसास होता है कि अपने बदले के चक्कर में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और यही सब सोचते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। इन दोनों के बीच की सारी कड़वाहट अब दूर हो चुकी थी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ऑपरेशन करके सूजिन की आंखें अब ताइची को लगाई जा चुकी हैं, जिस वजह से ताइची तो अब देख सकता है, लेकिन सूजिन पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। आंखों की रोशनी के साथ साथ ताइची के अंदर अब इंसानियत भी आ चुकी थी और इसीलिए वो अपना वादा निभाते हुए अपनी आगे की जिंदगी वो सूजिन के साथ ही बिताना चाहता है। सूजिन अब भले ही देख नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका पुराना प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है। और ऐसे ही ड्रामेटिक एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।